रोमन डाकू। अगली सुबह फ्रांस सबसे पहले जागा और जागते ही उसने घंटी बजाई। घंटी की झनकार अभी थमी भी नहीं थी कि सिग्नोर पास्त्रीनी स्वयं भीतर आ गए। तो सराय वाले ने विजयी भाव से कहा, फ्रांस को प्रश्न करने का अवसर दिए बिना ही जैसा कि मैंने कल सोचा था वही हुआ। इसलिए मैं कुछ भी वादा नहीं करना चाहता था। महामहिम, आपने बहुत देर कर दी है। रोम में अब एक भी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। निश्चय ही अंतिम 3 दिनों के लिए। हाँ, फ्रांस ने कहा, आपका आशय उन्हीं 3 दिनों से है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्या हुआ? अल्बेर ने भीतर आते हुए पूछा। कोई बैरूश नहीं? बिल्कुल यही, मेरे प्रिय मित्र, फ्रांस ने उत्तर दिया। तुमने ठीक समझा। तो यह कैसी शानदार नगरी है, तुम्हारी यह शाश्वत नगरी। मेरा अभिप्राय ये है, महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने आगे कहा, यह चाहते हुए कि आगंतुक ईसाई जगत की राजधानी के प्रति कुछ सम्मान बनाए रखें, कि रविवार की सुबह से मंगलवार की संध्या तक कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, पर अभी से तब तक आप चाहें तो 50 गाड़ियां पा सकते हैं। आह, यह तो कुछ हुआ, अल्बेर ने कहा। आज गुरुवार है, कौन जानता है कि रविवार तक क्या हो जाए। 10 या 12 हजार यात्री, फ्रांज ने उत्तर दिया। और वही समस्या को और बढ़ाएंगे। मेरे मित्र, मोरसेर्फ ने कहा, वर्तमान का आनंद लो और भविष्य को उसे धुंधला न करने दो। कम से कम हमें कोई खिड़की तो मिल सकेगी, फ्रांज ने कहा। ये खिड़की? कहाँ? अरे भगवान, कोर्सों की ओर खुलती हुई। हाँ, खिड़की, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। असंभव, पूरी तरह असंभव। 5वीं मंजिल पर प्लाजो दोरिया में एक बची थी, पर उसे एक रूसी राजकुमार ने प्रतिदिन 20 सेकंड में ले लिया है। दोनों युवक विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। धिक्कार है, मेरे प्रिय अल्बेयर, फ्रांस ने कहा। जानते हो हमें क्या करना चाहिए? हमें वेनिस जाकर कार्निवाल मनाना चाहिए। कम से कम वहां, यदि गाड़ी ना भी मिली तो एक गोंडोला तो मिल ही जाएगी। नहीं नहीं नहीं, अल्बेर चिल्लाया। मैंने रोम में कार्निवाल देखने का निश्चय कर लिया है और यहीं देखूंगा, भले ही मुझे खूंटों पर चलना पड़े। आह, फ्रांज ने कहा, यह तो बड़ा शानदार विचार है, विशेषकर मोक्कोलेत्ती बुझाने के लिए। हम वैम्पायर पोलिचनेली या फिर लांत के किसानों के वेश में निकलेंगे, बड़ी धूम मच जाएगी। तो क्या महामहिम रविवार तक के लिए गाड़ी ही चाहते हैं? सिग्नोर पास्त्रिनी ने पूछा। हाँ, धिक्कार है, अल्बेर ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि हम रोम की गलियों में पैदल ऐसे दौड़ते फिरें जैसे किसी मुंशी के क्लर्क? मैं महामहिमों के आदेशों का पालन करने में शीघ्रता करूंगा, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। पर मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि गाड़ी का किराया प्रतिदिन 6 प्यास्त्र होगा। और मैं, प्रिय सिग्नोर पास्त्रिनी, फ्रांस ने कहा, चूंकि मैं हमारा पड़ोसी करोड़पति नहीं हूं, आपको यह भी बता दूं कि यह रोम की मेरी चौथी यात्रा है और इसलिए मैं कार्य दिवसों, रविवारों और पर्वों में बैरूश का मूल्य जानता हूं। हम आज, कल और परसों के लिए 12 प्यास्त्र देंगे और फिर भी आपको अच्छा खासा लाभ रहेगा। पर महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने विरोध करना चाहा। आइए मेरे प्रिय मित्र, आइए, फ्रांस ने कहा। नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके अभ्यता दौरे से मोल भाव करूंगा, जो संयोग से मेरा भी है। हम पुराने परिचित हैं। उसने पहले ही मुझसे काफी धन ठगा है और ठगने की आशा में वह उस मूल्य से भी कम स्वीकार कर लेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। तब अंतर आपका नुकसान होगा और दोष भी आपका ही। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए, महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने पराजय स्वीकार करते हुए इतालवी सौदागर की मुस्कान के साथ कहा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और आशा है
कि आप संतुष्ट होंगे। पूर्णतः अब बात बनी, आप गाड़ी कब चाहते हैं? 1 घंटे में। 1 घंटे में वह द्वार पर होगी। और वास्तव में 1 घंटे बाद गाड़ी दोनों युवकों की प्रतीक्षा कर रही थी। वह एक साधारण कैब थी, जिसे अवसर की गंभीरता के कारण बैरूश का दर्जा दे दिया गया था। पर उसके साधारण रूप के बावजूद दोनों को कार्निवाल के अंतिम 3 दिनों के लिए ऐसा वाहन पाकर अत्यंत प्रसन्नता होती। मैम, मार्गदर्शक ने पुकारा, फ्रांस को खिड़की से झांकते देखकर। क्या हम गाड़ी को महल के द्वार तक ले आए? यद्यपि फ्रांस इतालवी अतिशयोक्ति का अभ्यस्त था, उसका पहला आवेग चारों ओर देखने का हुआ। पर शब्द वास्तव में उसी के लिए थे। वही महामहिम था। हैकनी कैब ही गाड़ी थी और महल ही होटल दलोंद्र। उस एक वाक्य में उस राष्ट्र की समूची प्रतिभा निहित थी, जो किसी प्रशंसा को किसी भी अन्य से बेहतर ढंग से मोड़ना जानता है। फ्रांस और अल्बेर बाहर आए। गाड़ी महल के सामने लाई गई। महामहिमों ने अपनी अपनी जगह संभाली और मार्गदर्शक पीछे कूद गया। महामहिम कहाँ जाना चाहते हैं? सबसे पहले सेंट पीटर, अवश्य। फिर कोलोसियम। अल्बेर ने एक सच्चे पेरिसवासी की भांति कहा। पर एक बात थी जो अल्बेर नहीं जानता था। सेंट पीटर देखने में 1 दिन लगता है और उसका अध्ययन करने में 1 महीना। इसीलिए पूरा दिन केवल सेंट पीटर की यात्रा में ही बीत गया। अचानक दोनों मित्रों ने देखा कि सूर्य ढलने लगा है। फ्रांस ने घड़ी निकाली। 4:30 बज चुके थे। अतः वे तुरंत होटल लौट चले। द्वार पर फ्रांस ने गाड़ीवान को 8 बजे तैयार रहने का आदेश दिया। वह अल्बेर को चांदनी में कोलोसियम दिखाना चाहता था, जैसे उसने उसे दिन के उजाले में सेंट पीटर दिखाया था। जब कोई अपने परिचित नगर में किसी मित्र को घुमाता है, तो वह उसी सहवासपूर्ण ललक से करता है, जैसे कोई उस स्त्री को दिखाता हो, जो कभी उसकी प्रेयसी रही हो। इसलिए फ्रांस ने गाड़ीवान को मार्ग बताया। उसे पोर्ता देल पोपोलो से बाहर जाना था, बाहरी दीवार के साथ चलना था और फिर पोर्ता सान जियोवानी से नगर में प्रवेश करना था। इस प्रकार कोलोसियम उनके सामने बिना किसी पूर्वाभ्यास के प्रकट होता, अर्थात कैपिटोल, फोरम, सेप्टिमियस सेवेरस का मेहराब, एंटोनिनुस और फाउस्टीना का मंदिर तथा व्या साकरा उसके वैभव को घटाने के लिए सीढ़ियों का काम न करते। वे भोजन करने बैठे। सिग्नोर पास्त्रिनी ने अपने अतिथियों को एक भव्य भोज का वादा किया था। उसने उन्हें एक संतोषजनक भोजन दिया, इसलिए वे शिकायत नहीं कर सकते थे। इसके अंत में वह स्वयं भीतर आया। फ्रांज ने पहले सोचा कि वह उनकी प्रशंसा स्वीकार करने आया है, और वह उसे करने को तैयार ही था कि पहले ही वाक्य में उसे रोक दिया गया। महामहिम, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा, आपकी स्वीकृति से मैं प्रसन्न हूं, पर यही कारण नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया हूं। क्या यह बताने के लिए कि आपको कोई गाड़ी मिल गई है? अल्बेर ने सिगार जलाते हुए पूछा। उससे भी कम, और मैं आपको सलाह दूंगा महामहिम कि आप इसके विषय में अब और न सोचें, बल्कि अनिवार्य को स्वीकार करें। रोम में या तो काम होते हैं या नहीं होते, और जब कोई कह देता है कि नहीं हो सकते, तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। पेरिस में यह कहीं अधिक सुविधाजनक है, अल्बेर ने कहा। जब कोई काम नहीं हो सकता, तो आप दुगुना भुगतान करते हैं और तुरंत वही मिल जाता है जो आप चाहते थे। मैं सभी फ्रांसीसियों को यही कहते सुनता हूँ, सिग्नोर पास्त्रिनी ने थोड़ा आहत होकर कहा। इसलिए मैं समझ नहीं पाता कि वे यात्रा कैसे कर लेते हैं। तो फिर, अल्बेर ने कहा, इत्मीनान से धुआं छत की ओर उड़ाते हुए और कुर्सी की पिछली 2 टांगों पर संतुलन साधते हुए, यात्रा केवल हमारे जैसे मूर्ख और भोले लोग ही करते हैं। समझदार लोग रियो ड्यू एल्डेर में अपने अपार्टमेंटों में रहते हैं और बुलेवार्ड द गोंद तथा कैफे पेरिस से आगे नहीं जाते। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अल्बेर उसी सड़क पर रहता था।
उसी फैशनेबल मार्ग पर प्रतिदिन सैर करता था और उसी एकमात्र कैफ़े में प्रतिदिन भोजन करता था, जहाँ वास्तव में भोजन किया जाता है। कम से कम तब, जब वेटरों से आपके संबंध अच्छे हों। सिग्नोर पास्त्रीनी कुछ क्षण तक मौन रहे, स्पष्टतः इस उत्तर पर विचार करते हुए और निस्संदेह उसे पूरी तरह स्पष्ट न पाते हुए। बात यह है, फ्रांस ने कहा, अपने मेज़बान की भौगोलिक अटकलों को रोकते हुए, कि आप यहाँ किसी कारण से आए हैं, तो कृपया हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कारण क्या है? हाँ, ठीक है, बात यही है, सिग्नोर पास्त्रीनी ने कहा। आपने 8 बजे के लिए बैरूश मंगवाया था? बिल्कुल। आप कोलोसेओ जाना चाहते हैं? आप कोलोसियम कहना चाहते हैं? दोनों एक ही स्थान हैं, जैसा आप कहें। आपने अपने गाड़ीवान को पोर्ता देल पोपोलो से निकलने, दीवारों के चारों ओर जाने और पोर्ता सांड जियोवानी से लौटने का आदेश दिया था? मेरे शब्द वही थे। तो यह मार्ग असंभव है। असंभव या कम से कम बहुत खतरनाक। खतरनाक क्यों? प्रसिद्ध लुइजी वाम्पा के कारण। अरे भई मेरे प्रिय, अल्बेर ने कहा, यह प्रसिद्ध लुइजी वाम्पा कौन है? वह रोम में भले ही बहुत प्रसिद्ध हो, पर मुझे आपको बताना होगा कि पेरिस में वह बिल्कुल अज्ञात है। क्या? आप उसके बारे में नहीं जानते? मुझे वह सम्मान प्राप्त नहीं है। आपने उसका नाम कभी नहीं सुना? कभी नहीं। वह ऐसा डाकू है जिसके सामने डेचेज़ारिस और गास्पारो ने केवल गिरजाघर के बालक थे। सावधान, अल्बेर, फ्रांज ने पुकारा। आखिरकार हमें एक डाकू मिल ही गया। मेरे अच्छे मेज़बान, पहले ही चेतावनी दे दूं कि आप जो कुछ भी कहने वाले हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और अब, जब यह स्पष्ट हो गया है, आप जितना चाहें उतना बोल सकते हैं। मैं सुन रहा हूं। एक समय की बात है। शुरू कीजिए। सिग्नोर पास्त्रिनी फ्रांस की ओर मुड़े, जो उन्हें दोनों युवकों में अधिक समझदार प्रतीत हो रहा था। हमें उस भले आदमी के प्रति न्याय करना चाहिए। अपने जीवन में उसने बहुत से फ्रांसीसियों को ठहराया था, पर उनकी बुद्धि का एक पक्ष वह कभी नहीं समझ पाया था। महामहिम, उसने अत्यंत गंभीरता से कहा, जैसा कि हमने कहा, फ्रांस की ओर मुड़ते हुए, यदि आप मुझे झूठा समझते हैं, तो जो मैं कहने आया था, उसे कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पर मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह आपकी ही भलाई के लिए होता। अल्बेर ने यह नहीं कहा कि आप झूठे हैं, मेरे प्रिय सिग्नोर पास्त्रिनी, फ्रांस ने कहा। उसने केवल इतना कहा कि वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। पर निश्चिंत रहिए, मैं आप पर विश्वास करूंगा, इसलिए आप बोल सकते हैं। फिर भी, महामहिम, आपको यह समझना चाहिए कि यदि मेरी सत्यनिष्ठा पर संदेह किया जाए। प्रिय महोदय, फ्रांज ने कहा, आप कासांद्रा से भी अधिक शीघ्र आहत हो जाते हैं, जबकि वह तो भविष्यवक्ता थी और कोई उसकी बात नहीं सुनता था। कम से कम आपको अपने श्रोताओं के आधे भाग का भरोसा तो है। आइए, बैठिए और इस वाम्पा के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने कहा, महामहिम, वह ऐसा डाकू है जैसा हमने प्रसिद्ध मास्त्रिल्ला के बाद नहीं देखा। और इस डाकू का उस आदेश से क्या संबंध है जो मैंने अपने गाड़ीवान को पोर्ता देल पोपोलो से निकलने और पोर्ता सान जियोवानी से लौटने के लिए दिया है? संबंध यह है, सिग्नोर पास्त्रिनी ने उत्तर दिया, कि आप भले ही पेक द्वार से बाहर निकल जाएं, पर दूसरे से लौट पाएंगे या नहीं, इस पर मुझे अत्यंत संदेह है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद फाटकों से 50 गज के भीतर कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। सचमुच? अल्बेर ने कहा। विकोम्त, सिग्नोर पास्त्रिनी ने कहा। अभी भी अल्बेर द्वारा उसकी सत्यनिष्ठा पर किए गए संदेह से आत्मा की गहराई तक आहत होकर, मैं जो कह रहा हूं वह आपके लिए नहीं है।
वह आपके यात्रा सहचर के लिए है, जो रोम को जानता है और जानता है कि इन विषयों पर मज़ाक नहीं किया जाता। फ्रांस, अल्बेर ने कहा, यहाँ हमारे लिए एक शानदार साहसिक घटना तैयार है। हमें बस अपनी गाड़ी को पिस्तौलों, ब्लंडरबसों और दोहराने वाली बंदूकों से भरना है। लुइजी वाम्पा हम पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। हम उसे रोम वापस लाएंगे, उसे हमारी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में परम पावन को भेंट करेंगे। वे पूछेंगे कि इतने महान उपकार के बदले वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तब हमें बस उनके अस्तबल से एक गाड़ी और 2 घोड़े मांगने होंगे और हम गाड़ी में बैठकर कार्निवाल देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त रोम के लोग संभवतः हमारे इतने आभारी होंगे कि वे हमें कैपिटोल पर मुकुट पहनाएंगे और कुर्तियुस और होरातियुस कोक्लेस की भांति राष्ट्र रक्षक घोषित करेंगे। अल्बेर इस विचारधारा का अनुसरण कर रहा था। उस समय सिग्नोर पास्त्रीनी के चेहरे की अभिव्यक्ति का वर्णन करना असंभव है। और सबसे पहले फ्रांस ने अल्बेर से पूछा, तुम ये पिस्तौलें, ये ब्लंडरबस और ये बंदूकें कहाँ से लाओगे, जिन्हें तुम हमारी गाड़ी में ठूंसना चाहते हो? सच तो ये है, उसने कहा, कि मेरे शस्त्रागार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मेरा खंजर तक टेराचिना में जब्त कर लिया गया था। तुम्हारे पास क्या है? मेरे साथ भी एक्वा पेंदेंते में यही हुआ। अरे वाह! अल्बेर ने कहा, अपने पहले सिगार के ठूंठ से दूसरा सिगार जलाते हुए। मेरे प्रिय मेजबान, क्या आपको यह नियम चोरों के लिए कितना सुविधाजनक लगता है? इतना कि मुझे संदेह होता है कि इसे उनकी मिलीभगत से ही लागू किया गया होगा। सिग्नोर पास्त्रीनी ने निस्संदेह इस मजाक को अनुचित पाया, क्योंकि उसने केवल परोक्ष रूप से उत्तर दिया और अब भी फ्रांस को ही संबोधित करता रहा, जिसे वह एकमात्र विवेकशील व्यक्ति मानता था, जिसके साथ वह किसी समझ तक पहुंच सकता था। महामहिम जानते हैं, उसने कहा, कि जब डाकुओं द्वारा आक्रमण किया जाए तो आत्मरक्षा करना प्रचलित नहीं है। क्या? अल्बेर चिल्लाया। बिना कुछ कहे लुट जाने के विचार से उसका साहस विद्रोह कर उठा। क्या यह प्रचलित नहीं है? नहीं, क्योंकि कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ होता है। आप दर्जन भर डाकुओं के सामने क्या कर सकते हैं, जो एक साथ खाई से, किसी झोंपड़ी या जलसेतु के पीछे से कूद पड़े और सबकी बंदूकें एक ही समय में आप पर तनी हों? तो फिर तमाम शैतानों की कसम, मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, अल्बेर ने कहा। सराय वाले ने फ्रांस की ओर ऐसे देखा, मानो कह रहा हो, निस्संदेह, महामहिम, आपका ये साथी पागल है। अल्बेर, फ्रांस ने कहा, यह उत्तर शानदार है, लगभग उतना ही जितना पुराने कॉर्ने का क्विल मोरू। पर जब होरातियुस ने यह कहा था, तब रोम स्वयं दांव पर था और बलिदान उचित था। हमारे मामले में यह केवल एक सनक को संतुष्ट करने का प्रश्न है, और किसी सनक के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना मूर्खता होगी। आह, पर बाखुस, सिग्नोर पास्त्रीनी चिल्लाया। आखिरकार कोई तो समझदारी की बात कर रहा है। अल्बेर ने अपने लिए लाक्रिमा क्रिस्टी का एक गिलास भरा, जिसे उसने छोटे छोटे घूंटों में पिया, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाते हुए। तो फिर सिग्नोर पास्त्रीनी, फ्रांस ने आगे कहा, मेरे मित्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब शांत हो गए हैं। अब जब आप मेरे शांत स्वभाव का आकलन कर चुके हैं, हमें बताइए, यह सज्जन लुइजी वाम्पा कौन है? वह कोई चरवाहा है या कोई कुलीन? युवा है या वृद्ध? ठिगना है या लंबा? उसका वर्णन कीजिए, ताकि यदि हम समाज में उससे मिल जाए, जैसे जहां सबोगार या लारा, तो कम से कम हम उसे पहचान सकें। यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं, महामहिम, तो आप मुझसे बेहतर सूचनादाता नहीं पा सकते, सिग्नोर पास्त्रीनी ने कहा, क्योंकि मैंने लुइजी वाम्पा को बाल्यावस्था से जाना है। एक दिन जब मैं स्वयं फेरेंतिनो से अलात्रे जाते हुए उसके हाथ लग गया, तो सौभाग्य से उसने हमारी पुरानी जान पहचान को याद कर लिया। उसने न केवल मुझे बिना फिरौती लिए छोड़ दिया,
बल्कि मुझे एक अत्यंत सुंदर घड़ी भेंट की और अपनी जीवन कथा भी सुनाई। घड़ी दिखाइए, अल्बेर ने कहा। सिग्नोर पास्त्रिनी ने अपनी जेब से एक भव्य ब्रेगुए निकाली, जिस पर निर्माता का हस्ताक्षर था और जिस पर पेरिस की मुहर तथा एक काउंट का मुकुट अंकित था। यह रही, उसने कहा। कम वक्त, अल्बेर ने कहा। मैं आपको बधाई देता हूं, मेरे पास भी लगभग वैसी ही एक है। उसने अपनी घड़ी निकाली और वह मुझे 3,000 फ्रॉक में पड़ी थी। अब कहानी सुनाइए, फ्रांज ने कहा, एक कुर्सी खींचते हुए और सिग्नोर पास्त्रिनी को बैठने का संकेत देते हुए। क्या महामहिमों की अनुमति है? कृपया, अल्बेर ने कहा। आप कोई उपदेशक नहीं हैं, मेरे प्रिय, कि आपको खड़े होकर बोलना पड़े। होटल का मालिक आदरपूर्वक झुककर बैठ गया, इस निश्चय के साथ कि वह अपने श्रोताओं को लुइजी वाम्पा के विषय में जो कुछ भी वे जानना चाहें, बताने के लिए पूर्णतः तैयार है। अब, फ्रांज ने कहा, सिग्नोर पास्त्रिनी को ठीक उसी क्षण रोकते हुए जब वह बोलने ही वाले थे। आप कहते हैं कि आप लुइजी वाम्पा को उसके बचपन से जानते थे। इसका अर्थ यह है कि वह अब भी एक युवा ही होगा। एक युवा, निश्चय ही। वह मुश्किल से 22 वर्ष का है। ओह, चिंता न कीजिए, वह ऐसा युवक है जो बहुत आगे जाएगा। इस पर तुम्हारा क्या कहना है, अल्बेर? फ्रांज ने कहा। 20-22 वर्ष की आयु में ही प्रसिद्ध हो जाना, यह कोई छोटी बात तो नहीं है ना? निस्संदेह। और उसकी उम्र में तो अलेक्जेंडर, सीजर और नेपोलियन, जिन्होंने बाद में एक विशेष ख्याति प्राप्त की, इतनी दूर तक भी नहीं पहुंचे थे। तो फ्रांज ने सराय वाले की ओर मुड़ते हुए कहा, जिस नायक की कथा हम सुनने वाले हैं, वह केवल 22 वर्ष का है। मुश्किल से, जैसा कि मुझे अब भी आपको बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह ठिगना है या लंबा? मध्यम कद का, लगभग महामहिम के समान? पास्त्रिनी ने उत्तर दिया, अल्बेर की ओर संकेत करते हुए। इस तुलना के लिए धन्यवाद, अल्बेर ने झुककर कहा। आगे कहिए, सिग्नोर पास्त्रिनी। फ्रांज ने अपने मित्र की संवेदनशीलता पर मुस्कुराते हुए आग्रह किया। और वह समाज के किस वर्ग से है? वह एक साधारण चरवाहा था, जो सैन फेलिचे के काउंट के खेत से जुड़ा हुआ था, जो पालेस्त्रीना और गैब्री झील के बीच स्थित है। उसका जन्म पाम्पिनारा में हुआ था और उसने 5 वर्ष की आयु में काउंट की सेवा में प्रवेश किया। उसका पिता स्वयं अनानी में एक चरवाहा था। उसके पास अपनी एक छोटी सी भेड़ों की टोली थी और वह अपनी भेड़ों की ऊन और भेड़ियों के दूध से जीवन यापन करता था, जिन्हें वह रोम में बेचने लाया करता था। बाल्यावस्था से ही छोटे वाम्पा का स्वभाव असामान्य था। एक दिन 7 वर्ष की आयु में वह पालेस्त्रीना के पादरी के पास गया और उसे पढ़ना सिखाने की प्रार्थना की। यह सरल नहीं था, क्योंकि युवा चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़ नहीं सकता था। पर वह भला पादरी प्रतिदिन एक छोटे से गांव में प्रार्थना करने जाया करता था, जो इतना छोटा था कि वह अपने लिए पादरी भी नहीं रख सकता था। उसका कोई नाम तक नहीं था और वह केवल इल बोर्गो के नाम से जाना जाता था। लौटते समय वह लुइजी को मार्ग में प्रतीक्षा करने को कहता और उसे पाठ पढ़ाता, यह चेतावनी देते हुए कि पाठ छोटा होगा और उसे उसका पूरा लाभ उठाना होगा। बालक ने प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। हर दिन लुइजी अपनी भेड़ों को पालेस्त्रीना और इल बोर्गो के बीच के मार्ग पर चराने ले जाता। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे पादरी वहां से गुजरता। पादरी और बालक खाई के किनारे बैठ जाते और छोटा चरवाहा पादरी के ब्रेवियरी से अपना पाठ सीखता। 3 महीनों में वह पढ़ना सीख गया। पर यह सब नहीं था, अब उसे लिखना सीखना था। पादरी ने रोम में एक शिक्षक से लिखावट के 3 वर्णमालाएं बनवाईं, एक बड़ी, एक मध्यम और एक छोटी, और लुइजी को दिखाया कि यदि वह स्लेट पर धातु की नोक से इन अक्षरों को उतारे तो लिखना सीख सकता है।
उसी संध्या जब भेड़ों को वापस खेत में पहुंचा दिया गया, छोटा वाम्पा पालेस्त्रीना के तालासाज के यहाँ गया। एक बड़ा कील लिया, उसे भट्ठी में गरम किया, हथौड़े से पीटा, उसे आकार दिया और एक प्राचीन शैली की लेखनी बना ली। अगले दिन उसने कुछ स्लेटें इकट्ठी की और काम में लग गया। 3 महीनों में वह लिखना सीख गया। पादरी उसकी बुद्धिमत्ता से चकित और उसकी लगन से द्रवित होकर उसे कई कॉपियां, कलमों का एक पुलिंदा और एक चाकू भेंट में दिया। इसके लिए और अभ्यास चाहिए था, पर यह उसके पहले किए गए कार्यों की तुलना में कुछ भी नहीं था। 1 सप्ताह बाद वह कलम से उतनी ही अच्छी तरह लिख सकता था जितनी अपनी धातु की लेखनी से। पादरी ने यह कथा सैन फेलिचे के काउंट को सुनाई, जिसने छोटे चरवाहे को देखने की इच्छा की। उससे अपने सामने पढ़वाया और लिखवाया। अपने प्रबंधक को आदेश दिया कि उसे नौकरों के साथ भोजन कराया जाए और उसे मासिक 2 प्यास्त्र दिए। इस धन से लुईजी ने पुस्तकें और पेंसिलें खरीदी। वास्तव में जिस अनुकरण शक्ति से वह संपन्न था, उसे उसने हर वस्तु पर लागू किया और युवा जियोटो की भांति वह अपनी भेड़ों, वृक्षों और घरों को स्लेट पर उकेरता। फिर अपने चाकू की नोक से उसने लकड़ी तराशनी शुरू की और उसे विभिन्न रूप देने लगा। इसी प्रकार लोकप्रिय मूर्तिकार पिनेल्ली ने भी आरंभ किया था। 6 या 7 वर्ष की एक लड़की, अर्थात वाम्पा से कुछ छोटी, पालेस्त्रीना के पास के एक खेत में भेड़ें चराती थी। वह एक अनाथ थी जिसका नाम तेरेजा था और जो वाल्मोंतोने में जन्मी थी। दोनों बच्चे मिलने लगे। वे पास पास बैठते, अपनी भेड़ों को साथ साथ चरने देते और स्वयं बातें करते, हंसते और खेलते। फिर संध्या को वे सैन फेलिचे के काउंट की भेड़ों को बारोन चेरवेत्री की भेड़ों से अलग करते, विदा लेते और अगले दिन मिलने का वचन देकर अपने अपने खेतों की ओर लौट जाते। अगले दिन वे अपना वचन निभाते और इस प्रकार वे साथ साथ बड़े होने लगे। समय के साथ वाम्पा 12 वर्ष के निकट पहुंच गया और छोटी तेरेजा 11 की। इसी बीच उनके स्वाभाविक स्वभाव विकसित हो रहे थे। कलाओं के प्रति जिस रुचि को लुईजी ने एकांत में जितना संभव था उतना विकसित कर लिया था, उसके साथ साथ उसका स्वभाव कभी उदास, कभी तीव्र भावुक, कभी अचानक क्रोधित और सदैव व्यंग्यपूर्ण था। पाम्पिनारा, पालेस्त्रीना या वाल्मोंतोने का कोई भी लड़का उस पर प्रभाव नहीं डाल सका, न ही उसका साथी बन सका। उसका हठीला स्वभाव, जो सदैव मांग करता था और कभी रत्ती भर भी रियायत देना नहीं चाहता था, हर मित्रता और सहानुभूति को दूर धकेल देता था। केवल तेरेजा ही एक शब्द, एक दृष्टि या एक संकेत से इस उग्र स्वभाव को नियंत्रित कर सकती थी। वह स्त्री के हाथ के आगे झुक जाता था, पर किसी पुरुष के हाथ के नीचे टूट जाने तक अकड़ जाता। इसके विपरीत तेरेजा चंचल, प्रसन्न और जीवंत थी, पर अत्यंत चुलबुली भी। सैन फेलिचे के काउंट के प्रबंधक से मिलने वाले 2 प्यास्त्र और उन छोटी छोटी लकड़ी की कृतियों का मूल्य, जिन्हें लुईजी रोम के खिलौनों के बाजार में बेचता था, मोती के झुमकों, कांच की मालाओं और सोने की पिनों में खर्च हो जाता था। अपने युवा मित्र की उदारता के कारण तेरेजा रोम के आसपास के समस्त प्रदेश में सबसे सुंदर और सबसे सुसज्जित किसान लड़की बन गई थी। दोनों बच्चे साथ साथ बढ़ते रहे, अपने सारे दिन एक दूसरे के साथ बिताते हुए और अपने स्वभाव की आदिम प्रवृत्तियों के आगे स्वयं को स्वतंत्र रूप से समर्पित करते हुए। इस प्रकार अपनी बातचीत, अपनी आकांक्षाओं और अपने स्वप्नों में वाम्पा स्वयं को कभी जहाज का कप्तान, कभी सेना का सेनापति या कभी किसी प्रांत का राज्यपाल देखता। तेरेजा स्वयं को धनी, सबसे सुंदर वस्त्रों में सजी हुई और वर्दीधारी सेवकों से घिरी हुई कल्पना करती। फिर जब वे दिन भर अपने भविष्य को इन उज्ज्वल और मूर्खतापूर्ण अलंकरणों से काटते रहते, तो संध्या को वे अलग हो जाते, भेड़ों को अपने अपने बाड़ों में ले जाते और अपने स्वप्नों की ऊंचाइयों से अपने विनम्र यथार्थ में गिर पड़ते। एक दिन युवा चरवाहे ने काउंट के प्रबंधक से कहा
कि उसने ला साबिना के पर्वतों से एक भेड़िया उतरते और झुंड के आसपास मंडराते देखा है। प्रबंधक ने उसे एक बंदूक दे दी। यही वह वस्तु थी जिसकी वाम्पा को चाह थी। संयोग से यह बंदूक ब्रेशिया की बनी एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसकी मार अंग्रेजी कार्बाइन जितनी दूर तक जाती थी। पर एक दिन काउंट ने एक घायल लोमड़ी को मारते समय उसका कुंदा तोड़ दिया था और उसे कबाड़ में फेंक दिया गया था। लकड़ी तराशने वाले वाम्पा के लिए यह कोई कठिनाई नहीं थी। उसने मूल ढांचे का अध्ययन किया, निशाने को अपने अनुसार समायोजित किया और एक नया कुंदा बनाया, जिसे उसने इतनी सुंदरता से तराशा कि यदि वह केवल लकड़ी को ही बेचना चाहता तो नगर में उससे निश्चय ही 15 या 20 प्यास्त्र प्राप्त कर सकता था। पर युवक का उसमें कोई रुचि नहीं थी। वह बहुत समय से एक बंदूक का स्वप्न देख रहा था। हर उस देश में जहां स्वतंत्रता के स्थान पर आत्मनिर्भरता ले लेती है, किसी भी सशक्त बुद्धि और दृढ़ शरीर वाले व्यक्ति की पहली आवश्यकता एक हथियार की होती है, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में काम आ सके और जो अपने धारक को भयावह बनाकर उसे प्रायः दूसरों के लिए आतंक का कारण बना दे। इस समय से वाम्पा ने अपने सभी खाली क्षण बंदूक चलाने का अभ्यास करने में लगा दिए। उसने बारूद और गोलियां खरीदी और हर वस्तु को निशाना बनाया। ला साबिना की ढलानों पर उदास, धूसर और सिमटा हुआ खड़ा जैतून का पेड़, सांझ के समय अपने बिल से निकलकर रात्रि का शिकार शुरू करने वाली लोमड़ी, आकाश में फिसलता हुआ उकाब। वह शीघ्र ही इतना निपुण हो गया कि तेरेसा, जिसे आरंभ में गोली की आवाज से भय लगता था, वह भय छोड़ बैठी और अपने मित्र को ठीक वही निशाना लगाते देखकर प्रसन्न होने लगी, मानो उसने गोली को अपने हाथ से रख दिया हो। एक शाम वास्तव में एक भेड़िया उस देवदार के जंगल से निकला, जिसके पास वे युवक प्रायः ठहरते थे। खुले में 10 कदम भी नहीं चला था कि वह मर चुका था। वाम्पा अपनी दक्षता पर गर्व करते हुए उसके शव को कंधों पर डालकर खेत में ले आया। इन सब बातों ने लुइजी को उस क्षेत्र में एक विशेष प्रतिष्ठा दिला दी। श्रेष्ठ प्राणी जहां भी हो, अपने आप प्रशंसकों का समूह बना लेता है। लोग युवा चरवाहे की चर्चा 10 लीग तक के क्षेत्र में सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली और सबसे साहसी किसान के रूप में करने लगे। और यद्यपि तेरेसा को उससे भी अधिक दूरी तक ला साबिना की सबसे सुंदर लड़कियों में गिना जाता था, फिर भी किसी ने उससे प्रेम की बात करने का साहस नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि वह वाम्पा से प्रेम करती है। इसके बावजूद उन दोनों युवकों ने कभी एक दूसरे से अपने प्रेम की घोषणा नहीं की थी। वे साथ साथ ऐसे बड़े हुए थे जैसे दो वृक्ष जिनकी जड़ें धरती के नीचे मिलती हैं, जैसे उनकी डालियां ऊपर और उनकी सुगंध वायु में। फिर भी एक दूसरे को देखने की उनकी इच्छा समान थी। यह इच्छा एक आवश्यकता बन चुकी थी और वे एक दिन के वियोग की अपेक्षा मृत्यु को अधिक सहज समझ सकते थे। तेरेसा 16 वर्ष की थी और वाम्पा 17 का। इसी समय लोगों में लेपिनी पर्वतों में एकत्र हो रहे डाकुओं के गिरोह की बहुत चर्चा होने लगी। रोम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से डकैती कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कभी कभी नेताओं की कमी हो सकती है, पर जब कोई नेता प्रकट होता है तो उसके पीछे चलने वाले डाकुओं की कमी शायद ही कभी होती है। प्रसिद्ध कुकुमेत्तो, जिसे अब्रूजी में खदेड़ा गया था, नेपल्स के राज्य से निकाल दिया गया था, जहां वह एक वास्तविक युद्ध चला रहा था। गरीलियानों को मैनफ्रेड की भांति पार कर सोन्निनो और जुपेरनो के बीच अमासिना के तट पर शरण लेने आ पहुंचा। यहां उसने डाकुओं के एक गिरोह को पुनर्गठित करना शुरू किया, देचेसारिस और गास्पारोने के पद चिन्हों पर चलते हुए, जिन्हें वह शीघ्र ही पीछे छोड़ने की आशा करता था। पालेस्त्रीना, फ्रास्कती और पाम्पिनारा के कई युवक गायब हो गए। प्रारंभ में लोग उनके लिए चिंतित हुए, पर शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि वे कुकुमेत्तो के गिरोह में शामिल हो गए थे। शीघ्र ही कुकुमेत्तो स्वयं सबके ध्यान का केंद्र बन गया। उसके नाम से अद्भुत साहसिक कृत्य भी जोड़े गए।
और घृणित क्रूरता भी। एक दिन उसने फ्रोसिनोने के भूमिमापक की बेटी का अपहरण कर लिया। डाकुओं के बीच नियम स्पष्ट है, कोई भी लड़की उसी की होती है जो पहले उसका अपहरण करता है। इसके बाद अन्य लोग उसके लिए पर्ची डालते हैं और वह दुर्भाग्यशाली प्राणी पूरे गिरोह की वासना को संतुष्ट करती रहती है, जब तक कि डाकू उसे छोड़ न दें या वह मर न जाए। यदि माता पिता उसे छुड़ाने के लिए पर्याप्त धनवान हो, तो डाकू फिरौती पर बातचीत के लिए एक दूत भेजते हैं। कैदी का जीवन उस दूत की सुरक्षा की गारंटी होता है। यदि फिरौती से इनकार कर दिया जाए, तो कैदी का भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से निश्चित हो जाता है। उस लड़की का कुकुमेत्तो के गिरोह में एक प्रेमी था। उसका नाम कार्लिनी था। जब उसने उस युवक को पहचाना, तो उसने उसकी ओर बाहें फैलाईं और समझा कि वह बच गई है। परंतु अभागा कार्लिनी, जब उसने भी उसे पहचाना, तो उसका हृदय टूट गया, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि उसके लिए क्या नियति निर्धारित है। फिर भी, क्योंकि वह कुकुमेत्तो का प्रिय था, 3 वर्षों से उसके साथ हर संकट साझा कर चुका था और एक काराबिनियरी को गोली मारकर उसका जीवन बचा चुका था, जिसकी तलवार पहले ही कुकुमेत्तो के सिर पर उठ चुकी थी। उसने आशा की कि उसका सरदार उस पर दया करेगा। इसलिए उसने उसे एक ओर ले जाकर सब कुछ बता दिया। कैदी के प्रति अपने प्रेम के बारे में, उनकी निष्ठा की प्रतिज्ञाओं के बारे में, और यह कि जब जब वे उस क्षेत्र में रहे, हर रात किसी खंडहर में मिले थे। उसी शाम जैसा हुआ, कुकुमेत्तो ने कार्लिनी को एक पड़ोसी गांव भेज दिया था, इसलिए वह अपने मिलने के समय पर नहीं पहुंच सका। पर कुकुमेत्तो उसके कथनानुसार संयोगवश वहां चला गया और इसी प्रकार उसने लड़की का अपहरण किया। कार्लिनी ने अपने नेता से विनती की कि वह उसके लिए अपवाद करे और रीता का सम्मान रखे, ये बताते हुए कि उसका पिता धनी है और अच्छी फिरौती देगा। कुक्कू मित्तो ने अपने मित्र की प्रार्थनाओं के आगे झुकने का आभास दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी चरवाहे को खोजे, जिसे वे रीता के पिता के पास पड़ोसिनों ने भेज सकें। यह सुनकर कार्लिनी आनंदपूर्वक लड़की के पास गया, उसे बताया कि वह बच गई है और उससे उसके पिता के नाम एक पत्र लिखने को कहा, जिसमें जो हुआ था वह बताया जाए, और यह भी कि उसकी फिरौती 300 प्यास्त्र निश्चित की गई है। पिता को केवल 12 घंटे दिए गए, अर्थात अगले प्रातः 9 बजे तक। पत्र लिखे जाने के बाद कार्लिनी उसे तुरंत लेकर घाटी में उतर गया, ताकि कोई दूत मिल सके। उसे एक युवा चरवाहा मिला जो अपने झुंड को बाड़े की ओर ले जा रहा था। चरवाहे स्वभाव से डाकुओं के दूत होते हैं, क्योंकि वे नगर और पर्वत के बीच, सभ्य जीवन और जंगलीपन के बीच रहते हैं। वह युवा चरवाहा तुरंत चल पड़ा और 1 घंटे के भीतर फ्रोसिनो ने पहुंचने का वचन दिया, जबकि कार्लिनी प्रसन्नतापूर्वक अपनी प्रेमिका के पास लौट आया, उसे यह शुभ समाचार सुनाने के लिए। उसने गिरोह के अन्य सदस्यों को उसी मैदान में पाया, जहां वे हंसी खुशी उन राशनों का भोजन कर रहे थे, जिन्हें डाकू किसानों से साधारण कर के रूप में वसूलते थे। उन आनंद मनाने वालों के बीच उसने कुकुमेत्तो और रीता को व्यर्थ खोजा। उसने पूछा कि वे कहाँ हैं, पर डाकुओं ने उत्तर में जोरदार ठहाका लगाया। कार्लिनी के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा और उसे खोपड़ी में सिहरन सी महसूस हुई। उसने प्रश्न दोहराया। भोजन कर रहे लोगों में से एक ने ओरविएतो की शराब से भरा गिलास लेकर उसकी ओर बढ़ाया और कहा, साहसी कुकुमेत्तो और सुंदर रीता के स्वास्थ्य के नाम। उसी क्षण कार्लिनी को लगा कि उसने किसी स्त्री की चीख सुनी। उसने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ है। उसने गिलास लिया, उसे पेश करने वाले के चेहरे पर तोड़ दिया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से चीख आई थी। लगभग 100 गज दूर, झाड़ियों के उस पार, उसने रीता को कुकुमेत्तो की बाहों में मूर्छित पाया। कार्लिनी को देखते ही कुकुमेत्तो दोनों हाथों में पिस्तौल ली खड़ा हो गया। दोनों डाकू एक दूसरे को घूरते रहे। एक के होठों पर वासना भरी मुस्कान थी,
दूसरे के माथे पर मृत्यु सा पीलापन। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों पुरुषों के बीच कुछ भयानक घटित होने वाला है। किंतु धीरे-धीरे कार्लिनी के चेहरे की कठोरता ढीली पड़ी और जिस हाथ को वह अपनी कमर की एक पिस्तौल की ओर ले गया था, वह ढलकर उसके पास आ गया। रीता उन दोनों के बीच पड़ी थी और दृश्य चांदनी से आलोकित था। तो कुकुमेत्तो ने कहा, क्या तुमने मेरे आदेश पूरे कर दिए? हाँ कप्तान, कार्लिनी ने उत्तर दिया। कल 9 बजे से पहले रीता का पिता धन लेकर यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तब तक हम एक सुखद रात बिताएंगे। यह लड़की मनोहर है और तुम्हारे स्वाद के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, कार्लिनी। इसीलिए, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, हम अपने साथियों के पास लौटेंगे और पर्ची डालेंगे कि अगला अवसर किसे मिलेगा। तो तुमने उसे सामूहिक नियम के हवाले करने का निश्चय कर लिया है? उसके पक्ष में अपवाद क्यों किया जाए? मैंने समझा था कि मेरी प्रार्थना। और क्या तुम दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण हो? ठीक है, शांत रहो, कुकुमेत्तो ने हंसते हुए कहा। देर सबेर तुम्हारी भी बारी आएगी। कार्लिनी के दांत मानो टूट जाने तक भींच गए थे। चलो, कुकुमेत्तो ने भोज की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। कुकुमेत्तो कार्लिनी को दृष्टि से ओझल किए बिना आगे बढ़ गया, निस्संदेह यह आशंका करते हुए कि कहीं वह पीछे से वार न कर दे। पर डाकू के आचरण में किसी शत्रुता का संकेत नहीं था। वह बाहें मोड़े खड़ा था, रीता के शरीर के पास, जिसे अब तक होश नहीं आया था। एक क्षण के लिए कुकुमेत्तो को लगा कि युवक उसे बाहों में उठाकर भाग सकता है। वैसे अब इससे उसे विशेष अंतर नहीं पड़ता था। वह रीता से जो चाहता था, पा चुका था, और धन की दृष्टि से भी 300 पिस्तौल सब में बंटकर इतने कम हो जाते थे कि उसे उनकी परवाह नहीं थी। इसलिए वह उस खुले स्थान की ओर बढ़ता रहा जहां उसके बड़े आश्चर्य के लिए कार्लिनी लगभग उसी समय पहुंचा। पर्ची डालो, पर्ची डालो, डाकुओं ने अपने सरदार को देखते ही चिल्लाया। इन सबकी आंखें मदिरा और वासना से चमक रही थीं और आग की लपटें चारों ओर खड़ी आकृतियों पर लाल प्रकाश डाल रही थीं, जिससे वे दानवों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनकी मांग नियमों के भीतर थी, इसलिए सरदार ने सहमति में सिर हिलाया। सभी नाम एक टोपी में डाले गए, कार्लिनी का भी, और गिरोह के सबसे छोटे सदस्य ने एक पर्ची निकाली। उस पर्ची पर दियावोलाच्चो का नाम लिखा था। यह वही व्यक्ति था जिसने सरदार के स्वास्थ्य का प्रस्ताव रखा था और जिसके चेहरे पर कार्लिनी ने गिलास तोड़ दिया था। उसके कनपटी से मुंह तक फैली लंबी कट से रक्त अब भी बह रहा था। जब उसने देखा कि भाग्य ने उसका साथ दिया है, तो दियावोलाच्चो ठहाका मारकर हंस पड़ा। कप्तान, उसने कहा, थोड़ी देर पहले कार्लिनी आपके स्वास्थ्य के नाम नहीं पीना चाहता था, इसलिए सुझाव देता हूं कि वह मेरे नाम पी ले। शायद वह आपके लिए उतना उदार हो जितना मेरे लिए नहीं था। सबको कार्लिनी से किसी विस्फोट की आशा थी, पर सबके आश्चर्य के लिए उसने एक हाथ में गिलास और दूसरे में बोतल ली। गिलास भरते हुए उसने पूर्णतः शांत स्वर में कहा, तुम्हारे स्वास्थ्य के नाम? दियावोलाच्चो। उसने बिना हाथ कांपाए गिलास खाली किया और फिर आग के पास बैठकर बोला, मेरा भोजन कहाँ है? जो दौड़ मैं अभी लगाकर आया हूं, उससे भूख लग गई है। कार्लिनी अमर रहे, डाकुओं ने चिल्लाया। अब समय आ गया, ऐसे ही साथी की तरह बात स्वीकार की जाती है। सब फिर आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए, जबकि दियावोलाच्चो चला गया। कार्लिनी ऐसे खाता पीता रहा मानो कुछ भी ना हुआ हो। डाकू एक दूसरे की ओर विस्मय से देख रहे थे, इस निर्विकारता को समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पीछे जमीन पर भारी कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो दियावोलाच्चो लड़की को बाहों में उठाए आ रहा था। उसका सिर पीछे की ओर ढुलका हुआ था और उसके लंबे बाल
जमीन तक लटक रहे थे। जैसे जैसे वे आग के प्रकाश के निकट आए, दर्शकों ने लड़की की पीली कांति और डाकू की पीली कांति देखी। इस दृश्य में कुछ इतना विचित्र और गंभीर था कि कार्लिनी को छोड़कर सब खड़े हो गए। वह बैठा रहा और ऐसे खाता पीता रहा जैसे कुछ घट ही न रहा हो। गहन मौन में दियावोलाच्चो आगे बढ़ता गया और रीता को सरदार के पैरों के पास रख दिया। तभी सब समझ गए कि लड़की और डाकू की पीलापन का कारण क्या था। रीता की बाईं छाती के नीचे मूठ तक ढंसा हुआ एक चाकू था। सबकी निगाहें कार्लिनी पर टिक गईं। उसकी कमर में म्यान खाली थी। आह! सरदार ने कहा। अब मैं समझा कि कार्लिनी पीछे क्यों रह गया था। हर जंगली स्वभाव दृढ़ कृत्य की सराहना कर सकता है। शायद किसी और डाकू ने वह न किया होता जो कार्लिनी ने अब भी किया था, पर सभी ने उसे समझ लिया। तो कार्लिनी ने उठते हुए कहा और पिस्तौल की मूठ पर हाथ रखकर शव की ओर बढ़ा। क्या अब भी कोई स्त्री के लिए मुझसे विवाद करना चाहता है? नहीं, सरदार ने कहा, वह तुम्हारी है। तब कार्लिनी ने स्वयं उसे बाहों में उठाया और आग की लपटों के प्रकाश से बाहर ले गया। कुकुमेत्तो ने सदा की भांति पहरेदार तैनात किए और डाकू अपने चोगों में लिपटे आग के चारों ओर सो गए। आधी रात को पहरेदार ने खतरे का संकेत दिया और तुरंत सरदार तथा उसके साथी खड़े हो गए। स्वयं रीता का पिता आ पहुंचा था और अपनी बेटी की फिरौती लाया था। यह लो, उसने धन की थैली कुकुमेत्तो को देते हुए कहा। यह 300 पिस्तौल हैं। अब मेरी बेटी मुझे लौटा दो। पर सरदार ने धन लिए बिना उसे अपने पीछे आने का संकेत किया। बूढ़े ने आज्ञा मानी और दोनों पेड़ों के नीचे शाखाओं से छंती छाननी में आगे बढ़े। अंततः कुकुमेत्तो रुका और एक वृक्ष के नीचे साथ बैठे दो व्यक्तियों की ओर संकेत किया। वहां उसने बूढ़े से कहा, अपनी बेटी के लिए कार्लिनी से पूछो, वही तुम्हें बताएगा। और वह समूह की ओर लौट गया। बूढ़ा वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसे लगा कि कोई अज्ञात, विशाल और अभूतपूर्व विपत्ति उस पर टूटने वाली है। अंततः वह कुछ कदम उस धुंधले समूह की ओर बढ़ा जिसे वह मुश्किल से पहचान पा रहा था। उसकी आहट पर कार्लिनी ने सिर उठाया और दोनों आकृतियों का रूप बूढ़े की आंखों के सामने स्पष्ट होने लगा। एक स्त्री जमीन पर लेटी थी। उसका सिर एक बैठे हुए पुरुष की गोद में टिका था जो उस पर झुका हुआ था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने उस स्त्री का चेहरा प्रकट किया जिसे वह अपनी छाती से लगाया था। बूढ़े ने अपनी बेटी को पहचाना और कार्लिनी ने बूढ़े को। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, डाकू ने रीता के पिता से कहा। दुष्ट प्राणी, बूढ़े ने कहा, तुमने क्या किया है? और उसने भय से रीता की ओर देखा जो पीली, निश्चल, रक्त रंजित पड़ी थी। उसकी छाती में चाकू नसा था। चांदनी की एक किरण उस पर पड़ी और दृश्य को अपनी फीकी रोशनी से आलोकित कर दिया। कुकुमेत्तो ने तुम्हारी बेटी का अपमान किया, डाकू ने कहा, और क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था, मैंने उसे मार डाला, क्योंकि उसके बाद वह पूरे गिरोह की वासना की वस्तु बनती। बूढ़ा कुछ न बोला, पर भूत की तरह पीला पड़ गया। अब कार्लिनी ने कहा, यदि मैंने गलत किया हो तो इसका बदला लो। ये कहकर उसने युवती की छाती से चाकू निकाला, उठ खड़ा हुआ और एक हाथ से वह चाकू बूढ़े को सौंपते हुए दूसरे हाथ से कमीज खोलकर अपनी नग्न छाती उसके सामने कर दी। तुमने ठीक किया, बूढ़े ने सपाट स्वर में कहा। मुझे गले लगा लो, मेरे पुत्र। कार्लिनी सिसकते हुए अपनी प्रेयसी के पिता की बाहों में गिर पड़ा। ये उस रक्त रंजित मनुष्य के जीवन के पहले आंसू थे। अब बूढ़े ने उससे कहा, मेरी बेटी को दफनाने में मेरी सहायता करो। कार्लिनी दो फावड़े लेने गया। फिर पिता और प्रेमी उस ओक के पेड़ के नीचे खोदने लगे जिसकी घनी पत्तियां
युवती की कब्र को ढक लेतीं। जब कब्र तैयार हो गई तो पहले पिता ने उसे चूमा, फिर प्रेमी ने। इसके बाद एक ने उसके पैरों से और दूसरे ने कंधों के नीचे से पकड़कर उसे कब्र में उतारा। फिर वे दोनों एक एक और घुटनों के बल बैठ गए और मृतकों की प्रार्थना पढ़ी। वह समाप्त होने पर उन्होंने मिट्टी फावड़े से वापस डालनी शुरू की, यहां तक कि कब्र भर गई। तब बूढ़े ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद मेरे पुत्र, अब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन कार्लिनी ने कहा, मैं तुम्हें जाने का आदेश देता हूं। कार्लिनी ने आज्ञा मानी, अपने साथियों के पास लौट गया, अपने चोगे में लिपट गया और शीघ्र ही ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह भी दूसरों की तरह गहरी नींद में सो गया हो। पिछले दिन यह निश्चय किया गया था कि वे डेरा बदलेंगे। भोर से 1 घंटा पहले कुकुमेत्तो ने अपने लोगों को जगाया और प्रस्थान का आदेश दिया। पर कार्लिनी रीता के पिता के साथ क्या हुआ, यह जाने बिना जंगल छोड़ना नहीं चाहता था। वह उस स्थान पर गया जहां उसने उसे छोड़ा था और वहां उसने बूढ़े को उसी ओक की एक शाखा से लटका पाया जिसकी छाया में उसकी बेटी की कब्र थी। तब कार्लिनी ने एक के शव और दूसरी की कब्र पर यह शपथ ली कि वह दोनों का बदला लेगा। पर वह अपनी शपथ पूरी न कर सका, क्योंकि 2 दिन बाद रोमन काराबिनियरियों के साथ एक मुठभेड़ में कार्लिनी मारा गया। एकमात्र आश्चर्य की बात यह थी कि यद्यपि वह शत्रु की ओर मुख किए हुए था, उसे पीछे से गोली लगी। पर किसी को अब आश्चर्य नहीं हुआ जब डाकुओं में से एक ने अपने साथियों को बताया कि जिस क्षण कार्लिनी गिरा, कुकुमेत्तो उससे 10 गज पीछे खड़ा था। फ्रोसिनोने के जंगल से उनके प्रस्थान की सुबह उसने अंधेरे में कार्लिनी का पीछा किया था। उसकी शपथ सुनी थी और सतर्क व्यक्ति होने के कारण पहले वार करने का निश्चय कर लिया था। उस भयानक डाकू सरदार के विषय में इससे कम असाधारण नहीं ऐसी 10 और कथाएं कही जाती थीं। इसलिए फोंदी से लेकर पेरूजिया तक कुकुमेत्तो का नाम सुनते ही सब कांप उठते थे। ये कथाएं अक्सर लुइजी और तेरेजा की बातचीत का विषय बनती थीं। लड़की उनसे बहुत डर जाती, पर वाम्पा मुस्कान के साथ उसे ढाढ़स देता और अपनी सटीक निशाना लगाने वाली सुंदर बंदूक पर हाथ रखता। फिर भी यदि उसका मन शांत ना होता तो वह किसी सूखी डाल पर बैठे कौए की ओर संकेत करता, निशाना साधता और गोली चलाता। वह प्राणी पेड़ के नीचे गिर पड़ता। समय बीतता गया। दोनों युवकों ने यह निश्चय किया था कि वाम्पा 20 का और तेरेजा 19 की होने पर विवाह करेंगे। दोनों अनाथ थे, इसलिए उन्हें अपने स्वामियों के अतिरिक्त किसी से अनुमति नहीं लेनी थी। उन्होंने अनुमति मांगी और वह दे दी गई। एक दिन जब वे भविष्य के विषय में बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 गोलियों की आवाज सुनी। तभी अचानक उस जंगल से, जिसके पास वे प्रायः अपनी भेड़ें चराते थे, एक व्यक्ति निकला और उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचते ही वह चिल्लाया, मेरा पीछा किया जा रहा है, क्या तुम मुझे छिपा सकते हो? युवक युगल ने सहज ही समझ लिया कि यह भगोड़ा किसी प्रकार का डाकू होगा। पर किसान और रोमन डाकू के बीच एक जन्मजात सहानुभूति होती है, जिसके कारण पहला सदैव दूसरे की सहायता को तत्पर रहता है। इसलिए बिना कुछ कहे वाम्पा उस पत्थर के पास दौड़ा जो उनकी गुफा के प्रवेश को ढकता था। पत्थर को हटाकर द्वार खोला, भगौड़े को उस शरण में छिपने का संकेत किया जिसे कोई नहीं जानता था। फिर पत्थर वापस रख दिया और तेरेजा के पास आकर बैठ गया। लगभग तुरंत ही 4 काराबिनियरी घोड़ों पर सवार होकर जंगल के किनारे प्रकट हुए। 3 भगोड़े का पीछा करते प्रतीत होते थे। चौथा एक डाकू को कैदी बनाकर उसकी गर्दन में रस्सी डालकर ले जा रहा था। पहले तीनों ने चारों ओर दृष्टि डाली, दोनों युवकों को देखा, उनकी ओर बढ़े और उनसे प्रश्न करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं देखा था। यह खेदजनक है, ब्रिगेडियर ने कहा, क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वह सरदार है। कुकुमेत्तो,
लुइजी और तेरेजा एक साथ पुकार उठे। हाँ, ब्रिगेडियर ने कहा, और चूंकि उसके सिर पर 1000 रोमन एक्यू का इनाम है, यदि तुम उसकी गिरफ्तारी में हमारी सहायता करते तो तुम्हें 500 मिलते। युवक युवती ने एक दूसरे की ओर देखा। एक क्षण के लिए ब्रिगेडियर की आशा जाग उठी। 500 रोमन एक्यू 3000 फ्रॉन्क के बराबर होते हैं, और 3000 फ्रॉन्क दो गरीब अनाथों के लिए जो विवाह करना चाहते हो एक बहुत बड़ी धनराशि है। हाँ, ये सचमुच खेदजनक है, वाम्पा ने कहा, पर हमने उसे नहीं देखा। तब काराबिनियरी विभिन्न दिशाओं में क्षेत्र की छानबीन करने लगे, पर निष्फल रहे। इसके बाद वे एक एक कर चले गए। इसके बाद वाम्पा ने पत्थर हटाया और कुकुमेत्तो बाहर आया। अपने ग्रेनाइट द्वार की दरारों से उसने दोनों युवकों को काराबिनियरियों से बातें करते देखा था, और बातचीत का अर्थ भांप लिया था। लुइजी और तेरेजा के चेहरों पर उसे उसे न सौंपने का अटल निश्चय पड़ने को मिला। इसलिए उसने अपनी जेब से सोने से भरी एक थैली निकाली और उन्हें भेंट की। पर वाम्पा ने गर्व से सिर झटका। तेरेसा की आंखें चमक उठीं जब उसने सोचा कि उस सोने की थैली से वह कितने समृद्ध आभूषण और सुंदर वस्त्र खरीद सकती है। कुकू में तो अत्यंत चतुर प्रलोभक था। उसमें शैतान ने सर्प के बजाय डाकू का रूप धारण कर लिया था। उसने उस दृष्टि को पकड़ लिया और तेरेजा में ईव की एक योग्य पुत्री को पहचान लिया। वह जंगल की ओर लौट गया, कई बार पीछे मुड़कर अपने मुक्तिदाताओं को धन्यवाद देने के बहाने। कई दिन बीत गए और न उन्होंने कुकुमेत्तो को देखा, न उसके विषय में कुछ सुना। कार्निवाल का समय निकट आ रहा था। सैन फेलिचे के काउंट ने घोषणा की कि वह एक भव्य नकाबपोश नृत्य समारोह देगा, जिसमें रोमन समाज के सबसे सुरुचिपूर्ण सदस्य आमंत्रित होंगे। तेरेजा इस नृत्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। लुइजी ने अपने संरक्षक प्रबंधक से अपने और तेरेजा के लिए घरेलू सेवकों के बीच छिपकर उसमें भाग लेने की अनुमति मांगी। अनुमति दे दी गई। यह नृत्य समारोह मुख्यतः काउंट की पुत्री कार्मेला को प्रसन्न करने के लिए दिया जा रहा था, जिसे वह अत्यंत स्नेह करता था। कार्मेला की आयु और कद तेरेजा के समान थे, और सौंदर्य में भी तेरेजा कम नहीं थी। नृत्य की संध्या को तेरेजा ने अपना सर्वोत्तम परिधान पहना, अपनी सबसे महंगी पिनें और अपनी सबसे चमकदार कांच की मालाएं सजाईं। उसने फ्रास्काती की स्त्रियों की वेशभूषा धारण की थी। लुइजी ने उत्सव दिनों में रोमन किसान द्वारा पहने जाने वाले चित्रोपम वस्त्र पहन रखे थे। दोनों, जैसा तय हुआ था, सेवकों और किसानों के बीच मिल गए। समारोह अत्यंत भव्य था। न केवल विला स्वयं प्रकाश से जगमगा रही थी, बल्कि उद्यान के वृक्षों से हजारों रंगीन लालटेनें लटकी हुई थीं। अतिथि शीघ्र ही छज्जों पर और फिर उद्यान की गलियों में फैल गए। प्रत्येक चौराहे पर एक वाद्यवृंद, एक भोज मेज और जलपान की व्यवस्था थी। टहलने वाले रुकते, कहीं कहीं क्वाड्रिल बनती, और जहां मन होता वहीं नृत्य होने लगता। कार्मेला ने सोनिनो की स्त्री का वेश धारण किया था। उसके सिर पर मोतियों से खड़ा हुआ बोनट था। बालों की पिनें सोने और हीरे की थीं। उसकी कमर पट्टी बड़े फूलों से खड़े तुर्की रेशम की थी। उसका कोट और स्कर्ट कश्मीरी थे। एप्रन भारतीय मलमल का था, और उसके चोली के बटन बहुमूल्य रत्नों के थे। उसकी दो सहेलियां नेतूनो और ला रिचिया की स्त्रियों के परिधान में सजी थीं। रोम के सबसे धनी और प्रतिष्ठित परिवारों के 4 युवा पुरुष उनके साथ थे, उस इतालवी स्वच्छंदता के साथ जो दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलती। वे अल्बानो, वेलेत्री, चिविता कास्तेल्लाना और सौरा के किसानों के वेश में थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके किसान परिधान स्त्रियों के परिधानों की तरह सोने और बहुमूल्य रत्नों से चमक रहे थे। कार्मेला को उन्हें एक समान क्वाड्रिल में ढालने का विचार आया, पर उनके पास एक स्त्री की कमी थी। उसने चारों ओर देखा,
लेकिन अन्य किसी अतिथि का वेश उसके और उसकी संगिनियों के वेश जैसा नहीं था। तब उसने टेरेसा को देखा, जो किसान स्त्रियों के बीच लुइजी की बांह का सहारा लिए खड़ी थी। क्या मैं कर सकती हूँ पिता? कार्मेला ने कहा। बिल्कुल, उसने उत्तर दिया। आखिर यह कार्निवल है। कार्मेला उसके पास चल रहे और उससे बातें कर रहे एक युवक की ओर झुकी और उस लड़की की ओर संकेत करते हुए उसे कुछ शब्द कहे। उसने सुंदर हाथ की ओर इशारा समझा, आज्ञाकारिता का संकेत किया और जाकर टेरेसा को आमंत्रित किया कि वह बेटी के नेतृत्व वाली क्वाड्रिल में शामिल हो। टेरेसा को लगा जैसे उसके चेहरे पर आग की लपट दौड़ गई हो। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से लुइजी की ओर देखा। मना करने का कोई उपाय नहीं था। लुइजी ने धीरे धीरे वह बांह छोड़ दी जिसे उसने अपनी बांह के नीचे थाम रखा था, और टेरेसा कांपती हुई अपने सुसज्जित साथी के साथ अभिजात क्वाड्रिल में अपना स्थान लेने चली गई। स्वीकार करना होगा कि किसी कलाकार की दृष्टि से टेरेसा के सादे, संयत परिधान और कार्मेला तथा उसकी संगिनियों के परिधानों में बड़ा अंतर था। पर टेरेसा चंचल और सहलाने योग्य युवती थी। कढ़ाईदार मलमल, कमरबंधों की बकलें, कश्मीरी की चमक, इन सब ने उसे चकाचौंध कर दिया। नीलमों और हीरों की झिलमिलाहट ने उसे उन्मत्त कर दिया। दूसरी ओर लुइजी एक ऐसी अनुभूति से जकड़ा गया जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। जैसे कोई मंद पीड़ा पहले उसके हृदय को कुतरती हो, फिर उसकी नसों में फैलती हुई सिहरन के साथ पूरे शरीर पर अधिकार कर ले। उसकी आंखें टेरेसा और उसके साथी की हर हरकत का पीछा कर रही थीं। जब उनके हाथ छूते, उसे एक तरह का चक्कर आता, उसका दिल धड़क उठता और ऐसा लगता मानो उसके कानों में घंटी बज रही हो। जब वे बातें करते, यद्यपि टेरेसा झुकी निगाहों से उस युवक की बातें लज्जा के साथ सुन रही थी, लुइजी उसकी आंखों में पड़ सकता था कि वे प्रशंसाएं थीं, और उसे लगता कि धरती उसके पैरों के नीचे घूम रही है, जबकि नरक की सारी आवाजें हत्या और हिंसा के विचार फुसफुसा रही हैं। तब इस भय से कि कहीं वह अपने उन्माद में बह न जाए, एक हाथ से उसने उस मंडप को कसकर थाम लिया जिसके नीचे वह खड़ा था, और दूसरे हाथ से उस नक्काशीदार मूठ वाले खंजर को ऐंठ कर पकड़ लिया जो उसकी कमर में था और जिसे वह अनजाने ही समय समय पर लगभग पूरी तरह म्यान से बाहर खींच लेता था। लुइजी ईर्ष्यालु था। उसे एहसास हुआ कि टेरेसा अपने गर्वीले और चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर किसी दिन उससे खो सकती है। इधर वह युवा किसान लड़की, जो पहले शर्मीली और लगभग भयभीत थी, शीघ्र ही संभल गई। मैंने कहा है कि टेरेसा सुंदर थी, पर बस इतना ही नहीं, उसमें आकर्षण था, वह जंगली गरिमा जो किसी भी बनावटी या प्रभावित शिष्टता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। उसे लगभग क्वाड्रिल का सम्मान मिला, और यद्यपि वह निश्चय ही बेटी से ईर्ष्या करती थी, यह पूरी तरह असंभव नहीं कि कार्मेला भी उससे ईर्ष्या कर रही हो। उसका सुंदर साथी अनेक प्रशंसाओं के साथ उसे वहीं वापस ले आया जहां से उसने उसे लिया था, जहां लुइजी प्रतीक्षा कर रहा था। कॉन्ट्रेडांस के दौरान 2-3 बार लड़की ने उसकी ओर नजर डाली, और हर बार उसे पीला और खिंचा हुआ पाया। एक बार तो उसकी छुरी की धार, जो म्यान से आधी निकली हुई थी, उसकी ओर एक अशुभ प्रकाश किरण फेंक गई। इसीलिए जब वह अपने प्रेमी की बाह में लौटी, तो वह लगभग भयभीत थी। क्वाड्रिल अत्यंत सफल रही, और स्पष्ट था कि प्रयोग को दोहराने की मांग थी। केवल कार्मेला ने आपत्ति की, पर उसके पिता ने बेटी से इतनी कोमलता से आग्रह किया कि अंततः उसने सहमति दे दी। युवकों में से एक टेरेसा को आमंत्रित करने गया, जिसके बिना नृत्य संभव नहीं था, पर वह जा चुकी थी। जो हुआ यह था कि लुइजी स्वयं को आगे परीक्षा में डालने के लिए पर्याप्त मजबूत न पाकर टेरेसा को आंशिक रूप से बल और आंशिक रूप से मनुहार से बगीचे के एक दूसरे हिस्से में ले गया था। वह बहुत अनिच्छा से गई, पर युवक के व्याकुल रूप और उसकी चुप्पी, जिसे केवल घबराई हुई फड़कने तोड़ रही थी, से उसने समझ लिया कि उसके मन में कुछ असामान्य चल रहा है।
वह स्वयं भी भीतर से पूरी तरह सहज नहीं थी, और भले ही उसने कुछ गलत न किया हो, वह समझती थी कि लुइजी को उसे उलाहना देने का अधिकार है। किस बात के लिए? वह नहीं जानती थी। फिर भी उसे लगता था कि ऐसे उलाहने उचित होंगे। फिर भी टेरेसा के बड़े आश्चर्य के लिए शेष संध्या भर लुइजी मौन रहा, और उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन जब रात की ठंड ने अतिथियों को बगीचों से भीतर खदेड़ दिया और गेंद नृत्य भीतर जारी रहते हुए विला के द्वार बंद कर दिए गए, तब उसने टेरेसा को घर तक छोड़ा, और जब वह भीतर जाने ही वाली थी, पूछा, टेरेसा, तुम उस समय क्या सोच रही थी जब तुम सैन फेलिचे की युवा काउंटेस के सामने नाच रही थी? मैं यह सोच रही थी, लड़की ने पूरी स्पष्टता से उत्तर दिया, कि मैं वैसा परिधान पाने के लिए अपना आधा जीवन दे देती। और तुम्हारे साथी ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा परिधान पाना मेरे ही हाथ में है। मुझे बस एक शब्द कहना है। वह सही था, लुइजी ने कहा। क्या तुम उतनी ही तीव्रता से चाहती हो जितना कह रही हो? हाँ, तो तुम्हें वह मिलेगा। युवती ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए आश्चर्य से ऊपर देखा, पर उसका चेहरा इतना गंभीर और भयावह था कि प्रश्न उसके होंठों पर जम गया। वैसे भी बोलते बोलते लुइजी चल पड़ा था। टेरेसा उसे तब तक देखती रही जब तक वह अंधेरे में ओझल न हो गया, और जब वह उसे देख न सकी तो उसने आह भरी और अपने घर में चली गई। उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ, निस्संदेह किसी सेवक की लापरवाही से, जिसने दीपक बुझाना भूल गया था। सैन फेलिचे का विला आग पकड़ बैठा, उसी पंख में जहां सुंदर कार्मेला के कक्ष थे। आग की लपटों की रोशनी से आधी रात को जागकर वह बिस्तर से उछल पड़ी। नाइटी पहनकर द्वार से निकलना चाहा, पर बाहर का गलियारा पहले ही आग से घिर चुका था। वह लौटकर अपने कक्ष में आई और जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगी। तभी उसकी खिड़की, जो जमीन से 20 फुट ऊंची थी, उड़कर खुली, और एक युवा किसान लड़का भीतर कूद पड़ा। उसे अपनी बाहों में उठाया और अतिमानवीय शक्ति और फुर्ती से उसे बाहर ले जाकर लॉन पर उतार दिया, जहां वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसके सामने उसके पिता खड़े थे, और चारों ओर सहायता को तत्पर सभी सेवक थे। विला का एक पूरा पंख जलकर नष्ट हो चुका था। पर इससे क्या, जब कार्मेला सुरक्षित और सकुशल थी। उन्होंने उसके उद्धारकर्ता को हर जगह खोजा, पर वह दिखाई नहीं दिया। सभी से पूछताछ की गई, किसी ने उसे नहीं देखा था। जहां तक कार्मेला की बात थी, वह घटनाओं से इतनी अभिभूत थी कि उसे पहचान ही न सकी किसी भी स्थिति में, क्योंकि काउंट अत्यंत धनीय था, और कार्मेला पर जो संकट आया था, जो उसकी चमत्कारिक मुक्ति के कारण उसे किसी वास्तविक आपदा की अपेक्षा भाग्य की एक नई मुस्कान जैसा प्रतीत हुआ। आग से हुई क्षति उसके लिए बहुत कम महत्व रखती थी। अगले दिन नियत समय पर दोनों युवा किसान जंगल के किनारे मिले। लुइजी सबसे पहले पहुंचा। वह प्रसन्नतापूर्वक युवती से मिलने आया, मानो पिछली संध्या उनके बीच जो कुछ हुआ हुआ था, उसे पूरी तरह भूल चुका हो। तेरेसा विचारमग्न थी, पर जब उसने लुइजी के अच्छे मनोभाव देखे, तो उसने वही उल्लासपूर्ण निश्चिंतता अपना ली जो उसका स्वाभाविक स्वभाव था, जब कोई गहरी भावना उसे विचलित न करती। लुइजी ने तेरेसा की बाह अपने में ली और उसे गुफा के द्वार तक ले गया। वहां वह रुक गया। युवती ने, यह समझकर कि कुछ असाधारण होने वाला है, उसे ध्यान से देखा। तेरेसा, उसने कहा, कल शाम तुमने मुझसे कहा था कि काउंट की बेटी जैसा परिधान पाने के लिए तुम सब कुछ देने को तैयार हो। हाँ, उसने विस्मय से उत्तर दिया, पर ऐसा चाहना मेरी मूर्खता थी। और मैंने तुमसे कहा था, ठीक है, तुम्हें वह मिल जाएगा। हाँ, युवती ने कहा। लुइजी के प्रत्येक शब्द के साथ उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। पर मुझे लगा था कि तुमने केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहा। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं वादा किया जिसे मैंने दिया न हो, लुइजी ने गर्व से कहा। गुफा में जाओ
और अपने आप को सजाओ। ये कहते हुए उसने पत्थर हटा दिया और तेरेसा को गुफा का भीतर का भाग दिखाया, जो दोनों ओर जलती दो मोमबत्तियों से प्रकाशित था। एक भव्य दर्पण के सामने, एक देहाती मेज पर, जिसे लुइजी ने स्वयं बनाया था, मोतियों का हार और हीरे की पिनें रखी थीं। पास की कुर्सी पर बाकी परिधान। तेरेसा ने आनंद से एक चीख निकाली और यह पूछे बिना कि वस्त्र कहाँ से आए या लुइजी को धन्यवाद देने का समय लिए बिना, वह गुफा में दौड़ पड़ी, जो उसके वस्त्र बदलने के कक्ष में परिवर्तित हो चुकी थी। लुइजी ने उसके पीछे पत्थर फिर से लगा दिया, क्योंकि उसने अभी-अभी एक घुड़सवार यात्री को एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर देखा था, जो उसके और पालेस्ट्रीना नगर के बीच दृश्य को रोकती थी। सवार ऐसे रुका था मानो रास्ते को लेकर अनिश्चित हो, और दक्षिणी प्रदेशों के वातावरण से मिलने वाली विशेष तीक्ष्णता के साथ नीले आकाश के सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब यात्री ने लुइजी को देखा तो वह उसकी ओर सरपट दौड़ा। लुइजी का अनुमान सही था। वह व्यक्ति पालेस्ट्रीना से टिवोली जा रहा था और रास्ता भटक गया था। युवक ने उसे सही मार्ग बता दिया, किंतु चूंकि आगे रास्ता फिर 3 दिशाओं में बढ़ता था, वहां पहुंचकर वह पुनः भटक सकता था। इसलिए उसने लुइजी से मार्गदर्शक बनने का अनुरोध किया। लुइजी ने अपना चोगा उतारकर भूमि पर रख दिया, अपनी कार्बाइन कंधे पर टांगी और भारी चरवाहे का ओढ़ना छोड़कर पहाड़ी निवासियों की उस तीव्र चाल से यात्री के आगे आगे चल पड़ा, जिसके साथ चलते घोड़े को भी कठिनाई होती है। 10 मिनट में वे दोनों उस प्रकार के चौराहे पर पहुंच गए जिसका उल्लेख युवा चरवाहे ने किया था। वहां सम्राट जैसी भव्य मुद्रा में लुइजी ने तीनों मार्गों में से उस एक की ओर संकेत किया जिसे यात्री को अपनाना था। वही आपका रास्ता है, उसने कहा। यहां से आप गलती नहीं करेंगे। और ये रहा आपका इनाम, यात्री ने कुछ छोटे सिक्के बढ़ाते हुए कहा। धन्यवाद, लुइजी ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा। मैं सेवाएं देता हूं, उन्हें बेचता नहीं। यात्री नगरवासियों की दास्ता और ग्रामीणों के गर्व के इस अंतर का अभ्यस्त प्रतीत होता था। ठीक है, उसने कहा, यदि आप भुगतान स्वीकार नहीं करते तो कम से कम एक उपहार ले लीजिए। आह, यह तो दूसरी बात है। अच्छा, ये 2 वेनिसी सिक्के लीजिए और इन्हें अपनी मंगेतर को दे दीजिए ताकि वह बालियों की एक जोड़ी बनवा सके। और आप यह खंजर ले लीजिए, युवा चरवाहे ने कहा। एल्बानो और चिविता कास्टेलाना के बीच इससे बेहतर नक्काशी वाला हैंडल आपको नहीं मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूं, यात्री ने कहा, पर उस स्थिति में तो मैं आपका आर्नी हो जाऊंगा, क्योंकि यह खंजर 2 सिक्कों से अधिक मूल्यवान है। किसी दुकानदार के लिए शायद, पर मेरे लिए, जिसने इसे स्वयं तराशा है, यह मुश्किल से एक प्यास्त्रे के बराबर है। आपका नाम क्या है? यात्री ने पूछा। लुइजी वाम्पा, चरवाहे ने उसी लहजे में उत्तर दिया जैसे वह कह रहा हो, मकदूनिया का राजा अलेक्जेंडर। और आपका? मैं, यात्री ने कहा, सिनबाद नाविक कहलाता हूं। फ्रांस दैपिने ने आश्चर्य से एक चीख निकाली। सिनबाद नाविक, वह चिल्लाया। हाँ, कथावाचक ने उत्तर दिया। यही नाम यात्री ने वाम्पा को बताया था। आपको इस नाम से क्या आपत्ति है? अल्बेर ने बीच में कहा। यह तय, यह तो बहुत अच्छा नाम है, और उस सज्जन के संरक्षक के साहसिक प्रसंगों ने, मुझे मानना होगा, मेरे बाल्यकाल में मुझे बहुत आनंद दिया था। फ्रांज ने आग्रह नहीं किया। जैसा कि समझा जा सकता है, सिनबाद नाविक का नाम उसके लिए स्मृतियों की बाढ़ ले आया था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली संध्या काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नाम। जारी रखिए, उसने अपने मेजबान से कहा। वाम्पा ने उपेक्षापूर्वक सिक्कों को जेब में रखा और धीरे धीरे उसी मार्ग से लौट चला जिससे वह आया था। जब वह गुफा से 200-300 गज की दूरी पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसने कोई चीख सुनी है। वह रुक गया और सुनने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। एक क्षण बाद उसने स्पष्ट रूप से किसी को अपना नाम पुकारते सुना।
ध्वनि गुफा से आ रही थी। वह चामोइस की तरह उछला, दौड़ते हुए अपनी बंदूक तान ली और 1 मिनट से भी कम समय में उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, जो उस पहाड़ी के सामने थी, जहां उसने यात्री को देखा था। वहां से वह बचाओ बचाओ की पुकार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुन सकता था। उसने नीचे की ओर देखा और पाया कि एक व्यक्ति तेरेसा को उठा ले जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सेंट और नेसिस दयानीरा को उठा ले गया था। वह व्यक्ति जंगलों की ओर बढ़ रहा था और पहले ही गुफा और जंगल के बीच की आधी दूरी तय कर चुका था। वाम्पा ने दूरी का अनुमान लगाया। वे उससे कम 200 गज आगे थे। उसके पास उन्हें जंगल तक पहुंचने से पहले पकड़ लेने की कोई आशा नहीं थी। युवा चरवाहा ऐसे रुक गया मानो उसके पांवों में जड़ें जम गई हों। उसने बंदूक गाल से लगाई, धीरे धीरे नली को अपहरता की ओर उठाया, एक क्षण तक इस चलते लक्ष्य का पीछा किया और गोली चला दी। वह व्यक्ति वहीं ठिठक गया, उसके घुटने मुड़ गए और वह गिर पड़ा, तेरेसा को भी अपने साथ गिराते हुए। पर वह तुरंत उठ खड़ी हुई। जहां तक उस व्यक्ति की बात थी, वह भूमि पर ही पड़ा रहा, पीड़ा में छटपटाता हुआ। वाम्पा तुरंत तेरेसा की ओर दौड़ा, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति से 10 कदम भी दूर न गई थी कि उसकी टांगें भी जवाब दे गईं और वह घुटनों के बल गिर पड़ी। युवा किसान को भय हुआ कि जिस गोली ने उसके शत्रु को गिराया था, कहीं उसी ने उसे भी घायल न कर दिया हो। सौभाग्य से ऐसा नहीं था, केवल भय ने तेरेसा की शक्ति छीन ली थी। जब लुईजी को पूरा विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, तब वह घायल व्यक्ति की ओर मुड़ा। वह अब भी अभी मर चुका था, मुट्ठियां भींची हुई, मुख पीड़ा से विकृत और बाल अंतिम पीड़ा के पसीने से सख्त। उसकी आंखें खुली रह गई थीं और उनमें भयावहता थी। वाम्पा ने शव के पास जाकर उसे पहचाना। वह कुकू मेत्तो था। जिस दिन उस डाकू को दोनों युवाओं ने बचाया था, उसी दिन वह तेरेसा पर मोहित हो गया था और उसने शपथ ली थी कि वह युवती उसी की होगी। तब से वह उस पर नजर रखे हुए था और उस क्षण का लाभ उठाकर, जब उसका प्रेमी उसे अकेला छोड़कर यात्री को रास्ता दिखाने गया था, उसने उसका अपहरण कर लिया था और पहले ही उसे अपना मान चुका था। जब वाम्पा की अचूक निशानेबाजी से चली गोली सीधे कुकुमेत्तो के हृदय को भेद गई। वाम्पा ने एक क्षण भर उसकी ओर देखा, बिना भाव की किसी भी झलक के, जबकि इसके विपरीत तेरेसा अब भी कांप रही थी और केवल अपने प्रेमी के कंधे के ऊपर से सावधानी से झांकते हुए मृत डाकू को देखने का साहस कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वाम्पा अपनी प्रेयसी की ओर मुड़ा और बोला, अच्छा, तुम तैयार हो गई हो। अब मेरी बारी है तैयार होने की। वास्तव में तेरेसा सिर से पांव तक सैन फेलिचे के काउंट की बेटी के परिधान में सजी हुई थी। वाम्पा ने कुकुमेत्तो के शव को अपनी बाहों में उठाया और उसे गुफा के भीतर ले गया, जबकि तेरेसा बाहर ही रही। यदि उस समय कोई दूसरा यात्री वहां से गुजरा होता, तो वह एक विचित्र दृश्य देखता। एक चरवाहिन अपने भेड़ों को कश्मीरी वस्त्र में देख रही है, मोतियों के कर्णफूल और हार पहने हुए, हीरों की पिनें और नीलम पन्ना और माणिक जड़े बटन लगाए। निस्संदेह उसे लगता कि वह फ्लोरियामो के युग में लौट आया है और पेरिस लौटकर वह शपथ लेता कि उसने सबीन पर्वतों की तलहटी में बैठी आल्प्स की चरवाहिन को देखा है। 15 मिनट बाद वाम्पा गुफा से बाहर आया। उसका परिधान भी अपने ढंग से तेरेसा के परिधान से कम सुरुचिपूर्ण नहीं था। उसने गहरे अनार रंग के मखमल की जैकेट पहन रखी थी, जिस पर गढ़े हुए सोने के बटन थे, कढ़ाई से ढका हुआ वास्कट, गले में बंधा रोमन रुमाल और सोने की पत्तियों से सजा लाल और हरे रेशम से अलंकृत कारतूस पट्टा। उसके पास आसमानी नीले मखमल की पतलून थी, जो घुटने के ऊपर हीरे की बकलों से बंधी थी। समृद्ध नक्काशी वाले बक्सकिन के गिटर और हर रंग की रिबनों से सजी टोपी। उसकी कमर में 2 घड़ियां लटक रही थीं और कारतूस पट्टे में एक भव्य खंजर जड़ा हुआ था। तेरेसा ने प्रशंसा में पुकार उठी,
इस वेश में वाम्पा किसी चित्रकार की कृति प्रतीत होता था। उसने कुकुमेत्तो का पूरा परिधान धारण कर लिया था। उसने अपनी मंगेतर पर पड़े प्रभाव को देखा और गर्व की मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अब उसने कहा, क्या तुम मेरे भाग्य को, जो भी हो, मेरे साथ बांटने को तैयार हो? ओह हाँ, युवती ने उत्साह से कहा। जहां भी मैं ले जाऊं, वहां मेरे साथ चलने के लिए। धरती के छोर तक। तो मेरी बांह थामो और चलो, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। युवती ने यह पूछे बिना कि वे कहाँ जा रहे हैं, अपने प्रेमी की बांह थाम ली। उस क्षण वह उसे देवता जितना सुंदर, गर्वीला और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। कुछ ही पलों में वे जंगल में प्रवेश कर गए और उसके भीतर आगे बढ़ने लगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वाम्पा पहाड़ी पगडंडियों से भलीभांति परिचित था। इसीलिए सामने कोई मार्ग न होते हुए भी वह वृक्षों और झाड़ियों को देखते हुए निस्संकोच आगे बढ़ता गया। वे लगभग 1.5 घंटे तक चलते रहे। इसके बाद वे वन के सबसे घने भाग में पहुंचे। एक सूखी नदी धारा एक गहरी खाई में उतरती थी। वाम्पा ने इसी विचित्र मार्ग को चुना, जो दोनों ओर तटों से घिरा और चीड़ के घने साए से अंधेरा था, और अवतरण की सहजता को छोड़कर हर बात में उस अवर्नस के मार्ग जैसा था जिसका उल्लेख विर्जिल करता है। इस जंगली और सुनसान स्थान को देखकर तेरेसा का भय लौट आया। वह अपने मार्गदर्शक से सट गई, कुछ न कहते हुए। पर जब उसने देखा कि वह शांत मुख भाव के साथ उसी सम गति से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसने भी अपने भाव छुपाने की शक्ति जुटा ली। अचानक उनसे लगभग 10 गज आगे एक व्यक्ति उस वृक्ष के तने से प्रकट हुआ जिसके पीछे वह छिपा था, और वाम्पा पर अपनी बंदूक तानते हुए चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम मारे जाओगे। आओ भला, वाम्पा ने तिरस्कारपूर्ण संकेत के साथ हाथ उठाते हुए कहा, जबकि तिरेसा उससे चिपट गई। अपना आतंक अब छिपा न सकी। क्या भेड़िए आपस में लड़ते हैं? तुम कौन हो? पहरेदार ने पूछा। मैं लुइजी वाम्पा हूं, सैन फेलिचे की जागीर का चरवाहा। और क्या चाहते हो? मैं रोक्का ब्यांका की खुली जगह में मौजूद तुम्हारे साथियों से बात करना चाहता हूं। तो मेरे साथ चलो, पहरेदार ने कहा। या यूं कहो, चूंकि तुम्हें रास्ता पता है, आगे आगे चलो। वाम्पा ने इस सावधानी पर उपेक्षापूर्ण मुस्कान के साथ तेरेसा सहित आगे कदम बढ़ाए और उसी शांत, दृढ़ चाल से चलता रहा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। 5 मिनट में डाकू ने उन्हें रुकने का संकेत दिया। उन्होंने ऐसा किया। डाकू ने कौए की तरह 3 बार आवाज दी और उत्तर में एक ही कर्कश ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, डाकू ने कहा, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। लुइजी और तेरेसा आगे बढ़े, पर जैसे जैसे वे आगे गए, तेरेसा कांपती रही और अपने प्रेमी से और सट गई। पेड़ों के बीच से उन्हें हथियार दिखाई दे रहे थे और धूप बंदूकों की नालों पर चमक रही थी। रोक्का बियांका की वह खुली जगह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर थी, जो संभवतः कभी ज्वालामुखी रही होगी, पर रोमुलुस और रेमुस के अल्बा छोड़कर रोम बसाने से बहुत पहले बुझ चुकी थी। तेरेसा और लुइजी चोटी पर पहुंचे और तुरंत लगभग 20 डाकुओं के सामने आ गए। यह एक युवक है जो तुम्हें खोज रहा था और तुमसे बात करना चाहता है, पहरेदार ने कहा। और ये क्या कहना चाहता है? उस व्यक्ति ने पूछा, जो उनके सरदार की अनुपस्थिति में कप्तान की भूमिका निभा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं चरवाहा बनकर थक गया हूं, वाम्पा ने कहा। आ, समझ गया, लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। तुम हमारी पंक्ति में शामिल होने आए हो? इसे स्वागत मिले। फेरुसिनो, पाम्पिनारा और अनाग्नी के कई डाकुओं ने पुकारा, जिन्होंने लुइजी वाम्पा को पहचान लिया था। हाँ, लेकिन मैं केवल तुम्हारा साथी बनने के अलावा कुछ और भी मांगने आया हूं।
तुम क्या मांगते हो? डाकुओं ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारा कप्तान बनने का अनुरोध करता हूं, युवक ने कहा। डाकू ठहाके मारकर हंस पड़े। तो ऐसे सम्मान की आकांक्षा करने के लिए तुमने क्या किया है? लेफ्टिनेंट ने पूछा। मैंने तुम्हारे सरदार कुकुमेत्तो को मार डाला है, जिनके कपड़े ये हैं, लुइजी ने कहा। और मैंने अपनी मंगेतर को विवाह वस्त्र देने के लिए सैन फेलिचे के विला में आग लगा दी। 1 घंटे बाद कुकुमेत्तो के स्थान पर लुइजी वाम्पा को कप्तान चुन लिया गया। तो मेरे प्रिय अल्बेयर, फ्रांस ने अपने मित्र की ओर मुड़ते हुए कहा, अब नागरिक लुइजी वाम्पा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लगता है वह एक मिथक है, अल्बेर ने उत्तर दिया। वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। मिथक क्या होता है? पास्त्रीनी ने पूछा। यह समझाने में बहुत समय लगेगा, मेरे अच्छे मित्र, फ्रांस ने कहा। तो आप हमें बता रहे हैं कि सिग्नोर वाम्पा इस समय रोम के आसपास अपने पेशे का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसी निर्भीकता के साथ जैसी किसी भी पूर्व डाकू ने कभी नहीं दिखाई। तो पुलिस उन्हें पकड़ने का व्यर्थ प्रयास कर चुकी है। आप क्या अपेक्षा करते हैं? वह मैदानों के चरवाहों, तिब्र के मछुआरों और तटवर्ती तस्करों से मिला हुआ है। यदि वे उसे पहाड़ों में खोजते हैं, तो वह नदी पर होता है। यदि वे नदी में उसका पीछा करते हैं, तो वह समुद्र में होता है। और फिर अचानक, जब वे समझते हैं कि उसने जिग्लियो, ग्वानावती या मोंते क्रिस्तो के द्वीपों में शरण ले ली है, वह अल्बानो, टिवोली या ला रिक्चिया में फिर प्रकट हो जाता है। और वह यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? बहुत सरलता से। नगर से दूरी के अनुसार वह उन्हें 8 घंटे, 12 घंटे या 1 दिन देता है फिरौती चुकाने के लिए। फिर समय बीत जाने पर वह 1 घंटे की मोहलत देता है। उस घंटे के 60वें मिनट पर यदि धन नहीं मिलता, तो वह अपनी पिस्तौल से कैदी का मस्तिष्क उड़ा देता है या अपने खंजर को उसके हृदय में उतार देता है। और बात समाप्त। तो अल्बेयर, फ्रांज ने अपने साथी से पूछा, क्या अब भी तुम्हें दीवारों के बाहर वाले बुलेवार्ड से कोलोसियम जाने का मन है? निस्संदेह, अल्बेर ने कहा। यदि मार्ग अधिक चित्रमय है। उसी क्षण घड़ी ने 9 बजाए, द्वार खुला और कोचवान प्रकट हुआ। महामहिम, उसने कहा, आपकी गाड़ी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत अच्छा, फ्रांज ने कहा। तो फिर कोलोसियम की ओर। पोर्टा देल पोपोलो से, महामहिम, या गलियों से? गलियों से, धिक्कार है, गलियों से, फ्रांज ने कहा। अरे मेरे प्रिय मित्र, अल्बेर ने उठते हुए और अपना तीसरा सिगार सुलगाते हुए कहा, मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने तुम्हें इससे अधिक साहसी समझा था। इसके बाद दोनों युवक सीढ़ियां उतरकर अपनी गाड़ी में बैठ गए।